Please subscribe our channel. हेलो एवरीवन, टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइज, आज के इस सेशन में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन पे चर्चा करने वाले हैं और उस सेशन में हम लोग खास एक मनोवैज्ञानिक आप लोग जानते होंगे उनके बारे में, कोहलबर्ग। तो जी हाँ दोस्तों, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत यानी मोरल डेवलपमेंट का जो थ्योरी है कोहलबर्ग के द्वारा जो दिया गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक से, नैतिक विकास के सिद्धांत से हर ईयर कम से कम एक क्वेश्चंस आते ही आते हैं और उसमें भी खास करके जो आप लोगों को मोरल डिलीमा, मोरल रीजनिंग, उसके बाद नैतिक विकास का जो सिद्धांत है मोरल स्टेजेज, ये सभी के बारे में हम लोग पूर्ण रूप से व्याख्या करेंगे। और गाइस, जितने भी स्टूडेंट को कोहलबर्ग के सिद्धांत से डर लगता है, जिन्हें समझ में नहीं आता है कि मोरल रीजनिंग क्या है, मोरल डिलीमा क्या है, तो गाइज आप लोग केवल धैर्य से मात्र 5 मिनट पहले वीडियो को देख करके देखिए, उसके बाद आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है। क्योंकि हम कुछ ऐसा टेक्निक का यूज करेंगे कि आपको न तो मोरल रीजनिंग रटना पड़ेगा, न ही मोरल डिलीमा रटना पड़ेगा और न ही मोरल स्टेजेस रटना पड़ेगा। अभी जस्ट टू द पॉइंट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। पहले आप लोग एक बार ध्यान से सुन लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आज का जो सेशन है ये मोरल डेवलपमेंट का जो चल रहा है, ये टॉपिक 5 का थर्ड वीडियो है। यानी टॉपिक 5 में हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़े थे जीन पियाजे, उसके बाद हम लोग पढ़े थे वाइगोत्स्की, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कोहलबर्ग। तो चलिए कोहलबर्ग को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और गाइस, जो भी होगा यहाँ पे, जो भी नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो भी कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है, वो सभी आपका फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है। क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन अराइज करता है सीटेट। और ये जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है, जिसे आप लोग सीडीपी कहते हैं, इसका तैयारी करने से आपका 75% पेडागोजी कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि सीटेट में पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन जो है 75% यानी 75 नंबर का होता है। यानी 50% क्वेश्चन जो है आपका पेडागोजी का और 50% जो क्वेश्चन है आपका कंटेंट का होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत यानी कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट यानी प्रिंसिपल ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, पहले तो हमें नैतिक विकास के बारे में जानना है। तो पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि नैतिकता क्या होता है, यानी नैतिकता का मतलब क्या है, नैतिकता का क्या अर्थ है। तो देखिए, सही भाषा में समझे, सही अर्थ में समझे, डायरेक्ट पॉइंट और समराइज तरीके से, तो नैतिकता का मतलब होता है कि जिससे आपको सही या गलत का पता लगे। ठीक है दोस्तों, जिससे आपको जो है सही और, तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को भी हम बताएं कि नैतिकता का मतलब होता है कि जिससे आपका सही और गलत के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। अगर आपको नोट क्रिएट करना है तो यहाँ पे पहले नोट क्रिएट कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट करके, कि नैतिकता वह गुण है जिससे हमें सही या गलत का पहचान होता है और इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है। देखिए, हम आप लोगों को सोशलाइजेशन एक चैप्टर पढ़ाए हैं, एक टॉपिक पढ़ाए हैं समाजीकरण, उसमें एक बात को शामिल किए हैं। ठीक है, अभी एक इससे पीछे के सेशन में हम पढ़ा चुके हैं समाजीकरण, ये न्यू सेशन इसमें नहीं पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो है, देख लीजिएगा। कि बालक का जब जन्म होता है तो न ही वो सामाजिक होता है और न ही वो असामाजिक होता है। वो जो कुछ भी सीखता है, नैतिक अनैतिक, सामाजिक असामाजिक गुण, वो सभी समाज में, परिवेश में रह कर के ही सीखता है। तो बालक जो कुछ भी सीखता है, सही सीखे या गलत सीखे, मोरलिटी के बारे में जो भी उसको जानकारी होता है, वो सभी वो समाज और परिवेश से ही ग्रहण करता है। तो यही होता है मोरलिटी। अब मोरलिटी के कुछ एस्पेक्ट हैं, इसका कुछ मोरलिटी में जो मेन पॉइंट है, जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सभी को हम आप लोगों के लिए कलेक्ट कर लिए हैं। कि इस सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, इस सिद्धांत को कैसे
जो कोहलबर्ग है डिफाइन करना चाहते हैं मोरल डिलेमा और मोरल रीजनिंग में, तो ये सभी को आपको बहुत अच्छे तरीके से भी समझ में आने वाला है। तो देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है, स्टेजेस थ्योरी। देखिए, और कोहलबर्ग जो अवस्था का सिद्धांत दिए हैं, ये जीन पियाजे से प्रभावित होकर के इन्होंने यह सिद्धांत दिया है। तो आप लोग ये पॉइंट ध्यान में रखिए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था, उसमें 4 स्टेजेस थे। तो उन्हीं के स्टेजेस से ये प्रभावित हो करके इन्होंने कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसे अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। फिर है कि नैतिक विकास की अवस्था एक निश्चित क्रम में आती है, इस क्रम को बदला नहीं जा सकता है। जी बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं। फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल, उसके बाद है कन्वेंशनल और लास्ट वाला है पोस्ट कन्वेंशनल। यानी जो आपका 3 स्टेजेस है गाइस, उसमें से किसी को भी आप छोड़ करके नहीं चल सकते हैं, सभी को एक क्रम में लेकर के ही चलिएगा। 3 जो आपका है अवस्था, 6 चरण, ये कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। अब नेक्स्ट है आपका कि नैतिक विकास की अंतिम अवस्था में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। नैतिक तर्क शक्ति के आधार पर बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक आपका अलग से टॉपिक है व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में। तो यहाँ पे इसके समराइज जान लीजिए कि हर बालक एक दूसरे से भिन्न होता है, कुछ ज्ञान के कारण, कुछ नॉलेज के कारण, कुछ इच्छा रुचि के कारण। सभी में विशिष्ट प्रतिभाएं होती है, जिसके कारण एक दूसरे में हमेशा अंतर पाया जाता है। अब देखिए, जो बात आप लोगों को हम बताए थे, यहाँ पे लिखा गया है कि पियाजे की तरह कोहलबर्ग ने भी पाया कि नैतिक विकास कुछ चरणों स्टेप में होता है, और कोहलबर्ग ने ये चरण सार्वभौमिक होते हैं। कोहलबर्ग ने बताया कि ये जो स्टेजेज है ये सार्वभौमिक है, ये हर जगह होकर के ही गुजरेगा, ये इसे आप छोड़ करके नहीं चल सकते हैं। फिर देखिए कि कोहलबर्ग जो एक एक्सपेरिमेंट किए 20 वर्षों तक अपने बच्चों में, तो उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एक इस प्रकार का कहानी प्रस्तुत किया हाइनेस के बारे में। वो हम हाइनेस का कहानी यहाँ पे नोट तो कर दिए हैं, आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। हमें तो बहुत अच्छे से इसका समराइज याद है, समरी याद है, ये हम आप लोगों को दिखाएंगे। स्क्रीनशॉट करने वाले स्टूडेंट जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट करेंगे। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं, इसका हम पूरा जो निचोड़ है वही बतलाएंगे। देखिए यहाँ पे हाइनेस हम आपको हाईलाइट कर दिए हैं, जो इसको पढ़ना चाहते हैं वो अपना जो क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे, क्योंकि सेशन थोड़ा होगा फास्ट। देखिए, तो हम पहले अब आप लोगों को बताते हैं कि हाइनेस नाम का एक व्यक्ति है और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक है, और उसके पत्नी को बहुत हेवी वाला बीमारी पकड़ लिया है, जिसका इलाज अभी यानी उसका दवा अभी तक नहीं बना है। एज फॉर एग्जाम्पल कि जो अभी हमारे देश में विश्व महामारी जो चल रहा है, विश्वव्यापी महामारी जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें कोरोना वायरस का कोई वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं किया गया है। तो उसी प्रकार से मान लीजिए कि उस समय हाइनेस की पत्नी को एक खास प्रकार की बीमारी हो गई, जिसका इलाज एक रेडियम से किया जा सकता था, और वो रेडियम जो था एक ही फार्मासिस्ट ने बनाया, एक ही डॉक्टर के यहाँ उपलब्ध था। तो वो डॉक्टर ने सोचा कि ये दवाई केवल मेरे पास है, तो हम इस दवाई को बहुत ज़्यादा यानी बहुत अधिक दाम में बेचेंगे। तो हाइनेस को पता चलता है कि एक फार्मासिस्ट है जिसके पास ये दवाई उपलब्ध है, जिससे हमारी पत्नी की जान बचाया जा सकता है। तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर जितना मूल्य होता है दवाई का, उससे 10 गुना अधिक मांगता है। तो यहाँ से दुविधा स्टार्ट होता है कि हाइनेस अगर दवाई को नहीं लेता है तो उसकी पत्नी मर जाएगा, अगर हाइनेस दवाई को चोरी कर लेता है तो वो ये गलत बात है, उसे इस चोरी के बदले में दंड भी दिया जा सकता है। तो यहीं से ये कहानी स्टार्ट होता है नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना का। तो गाइस, अभी तक हम आप लोगों को नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना समझाए नहीं है, केवल इसका समराइज बताए। समझाएंगे तो अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे ये सब आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखिए, क्या हाइनेस को दवाई चुरा लेनी चाहिए थी? क्या चोरी करना सही है या गलत है? क्यों? क्या यह एक पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी करके लाए? क्या दवाई बनाने वाले को हक है कि वो दवाई के इतने पैसे मांगे? देखिए, ये सभी था नैतिक दुविधा। हम आप लोगों को एक एग्जाम्पल देते हैं थोड़ी सी खाली जगह का उपयोग करके। देखिए, जैसे मान लीजिए गाइस यहाँ पे कि आपका यहाँ ये एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ फिगर बनाएंगे हम, ध्यान से सुनिएगा, अभी के अभी सीख जाइएगा। अब थोड़ा कलर को चेंज करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपका फैमिली है, ठीक है, यहाँ पे आपका फैमिली है, यहाँ पे आपका लव है,
यहाँ पे आपका जो है $8 मिलियन है, ठीक है, $8 मिलियन है, इतना है। तो अब आपको यहाँ पे दुविधा में फंसे हुए हैं कि हम किसे चूज करें। अगर हम लव को चूज करते हैं तो मेरा फैमिली डॉलर जा रहा है, अगर हम डॉलर के पास जाते हैं तो फैमिली और लव जा रहा है, अगर हम लव की तरफ जा रहे हैं तो फैमिली और डॉलर जा रहा है। तो यहाँ पे आपके सामने जटिल परिस्थिति उत्पन्न हो गया, जटिल दुविधा में आप फंसे हुए हैं कि हम चुने तो किसे चुने, छोड़ते हैं तो किसे छोड़ते हैं। तो यही होता है नैतिक दुविधा। तो इसको हम एक पॉइंट में लिखे हैं आप लोगों के लिए कि नैतिक दुविधा उस जटिल परिस्थिति को कहा जाता है जिसमें दो या दो में से किसी एक को चुनना है। यानी हाइनेज को दवाई चुरा लेता है तो उसकी पत्नी का जान बच जाता है, अगर दवाई नहीं चुराता है तो उसकी पत्नी का डेथ हो जाएगा। अगर दवाई चुरा लिया तो पत्नी तो बचेगी ही बचेगी, साथ में क्या होगा कि उसे हो सकता है कि जेल हो जाए या समाज के द्वारा जो नियम कानून बनाया गया है उसके द्वारा उसको दंडित किया जाए। तो यहाँ पे वो दुविधा में फंसा हुआ है। तो जब ये नैतिक दुविधा में जब फंसा हुआ होता है तो इसमें से किसी एक को चुनना पड़ता है। और हाइनेज अगर दवाई चोरी कर लेता है तो उसकी पत्नी का जान बच जाता है। फिर जब वो जो एक रास्ता को चूज किया कि हमें अब चोरी कर लेना चाहिए, तो जब नैतिक दुविधा से निकलने के लिए जो काम किया जाता है उसे नैतिक तर्कना कहा जाता है, मोरल रीजनिंग, इसे मोरल डिलीमा कहा जाता है, इसे मोरल डिलीमा, मोरल डिलीमा, मोरल डिलीमा यानी नैतिक दुविधा। और नैतिक तर्कना, तर्क वितर्क का मतलब होता है रीजनिंग। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। देखिए, किंतु किसी को एक चुनने पर किसी अन्य सुनीति का उल्लंघन हो जाता है। यानी हाइनेज अगर दवाई का चोरी करता है तो एक तरफ तो उसकी पत्नी की जान बच रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि वो गलत कर रहा है। गलत क्या कर रहा है कि वो चोरी कर रहा है, चोरी करना गलत बात है। तो यही है कि यहाँ पर एक सुनीति का उल्लंघन हो जाता है। अब बात आती है नैतिक तर्कना का कि नैतिक दुविधा से निकलने के लिए व्यक्ति नैतिक तर्क का सहारा लेता है। यानी वहाँ पे जो एक स्टेप लेता है वही होता है आपका मोरल रीजनिंग। अब बात आती है नैतिक विकास का 3 अवस्था। ये 3 अवस्था इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे हर ईयर क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, क्योंकि मात्र ये छोटा सा पॉइंट है और आप लोग अच्छे से नहीं समझते, इसलिए आप लोगों का यह 1 मार्क्स गलत हो जाता है। तो पहले ध्यान से सुनिए, नैतिक विकास का 3 अवस्था तथा 6 चरण है। नैतिक विकास का कितना अवस्था है तो 3 अवस्था, चरण कितना है तो 6 चरण है। फर्स्ट अवस्था है पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसे हम लोग कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, और इसका एज पीरियड है आपका 4 से 10 वर्ष। और इसका 2 उपअवस्था है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता, यानी स्टेज ऑफ ऑर्डर पनिशमेंट। यानी इसमें ऑर्डर दिया जाता है और पनिशमेंट भी किया जाता है। यानी यहाँ पे बालक ये समझेगा कि अगर हम सही काम करेंगे तो हमें दंडित नहीं किया जाएगा, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें दंडित किया जाएगा। यानी यहाँ पे इस स्टेज में बालक जो कुछ भी करता है वो अपने आप को दंड से बचाने के लिए करता है। दूसरा है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो, इसको टिट फॉर टैट कहा गया है, यानी एक्सचेंज वाला कहा गया है कि अगर आप हमें टॉफी देंगे तो हम आपका काम कर देंगे। इस अवस्था का बालक में यही विशेषता पाया जाता है। इसका पूर्ण व्याख्या करेंगे आप लोग, ध्यान से पहले सभी स्टेजेस को जान लीजिए। अब है परंपरागत या रूढ़िवादी अवस्था, इसे कन्वेंशनल स्टेज कहा गया है। इसका एज पीरियड है 10 से 13 वर्ष। इसका भी 2 उपअवस्था है। प्रशंसा की अवस्था, इसे गुड बॉय गुड गर्ल की अवस्था कहा गया है, यानी स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। यानी इस अवस्था के बालक में क्या पाया जाता है कि समाज के लोग हमें अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कह करके पुकारे। फिर एक कानून की व्यवस्था की उन्मुक्ता, यानी इस स्टेज के बालक जो है कि समाज में जो नियम बना हुआ है उस नियम को फॉलो करना चाहिए। केवल इस स्टेज के बालक के पास उतना ही जानकारी है कि जो नियम है वो नियम को हमें फॉलो करना है। अब लास्ट स्टेज है उत्तर परंपरागत अवस्था, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसके भी 2 अवस्था है, 13 वर्ष से ऊपर होता है। सामाजिक अनुबंधन लोकतांत्रिक, इस स्टेज के बालक जो है कि जो समाज में नियम कानून बनाया जा चुका है वो अगर गलत है तो उसमें चेंजिंग किया जा सकता है, उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, उसमें हम सुधार कर सकते हैं। इस स्टेज के बालक में इस प्रकार की गुण पाया जाता है। सार्वत्रिक नीति पर क्या होता है कि इसमें बहुत कम, इस स्टेज में बहुत कम बालक पहुंच पाते हैं। जैसे महात्मा गांधी, नेशनल मंडेला, ये सब जो हुए ये इसमें इसी स्टेज में आते हैं।
सार्वत्रिक नीतिक परक यानी यूनिवर्सल स्टेज। अब हम सभी स्टेजेस का पूर्ण विश्लेषण करेंगे कि दंड आज्ञाकारिता उन्मुक्ता अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं, इसका नोट क्रिएट करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए। इस अवस्था को बाहरी सत्ता पर आधारित अवस्था भी कहा गया है, यानी इस स्टेज के बालक का कंट्रोल जो है, हैंडल जो है दूसरा, इस स्टेज के बालक खुद से कोई काम नहीं कर सकता है। इस स्टेज के बालक दूसरे के प्रभाव में आकर के काम करेगा। जैसे छोटे बालक को आप कहिएगा कि अगर आप होमवर्क अच्छे से कंप्लीट नहीं करोगे तो हम आपको पिटाई देंगे, ये हो गया। पेरेंट्स से भी ये उसको दबाव होता है कि अगर ये खिलौना को अगर तुम तोड़ दिया तो तुमको हम पीटेंगे। यहाँ पे बालक ये नहीं समझता है कि अगर हम खिलौना मिला है तो हम इससे एंजॉय करेंगे। वो हमेशा डर के ही रहता है कि अगर कोई भी गलत काम हुआ तो हमें पिटाई लग जाएगी। यही है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। फिर है कि इस अवस्था में नैतिक सोच जो है सजा से बंधी होती है, यानी इस अवस्था में बालक को अगर सजा मिल गया तो समझ जाएगा कि हमने काम गलत किया है। अगर किसी बालकों को गलत काम करने पर सजा नहीं भी मिलता है तो वो ये नहीं समझता है कि ये काम हमारा गलत है, वो ये समझता है कि मैंने जो काम किया है वो सही ही किया है। एज फॉर एग्जाम्पल कि राम और श्याम दो भाई हैं, एक मतलब एक चच्चे के चचेरा भाई है और एक अपना राम है जो दूसरे पिता का है। तो राम जो है अगर टॉफी खाते समय टॉफी अपने अगर शर्ट पे लगा लिया तो राम की मम्मी पिटाई देती है उसे, श्याम की मम्मी पिटाई नहीं देती है, टॉफी लगा लेता है। तो श्याम सोचता है कि मैंने कोई गलत नहीं किया, लेकिन राम सोचता है कि मैंने टॉफी जो गिरा ली अपने शर्ट पे दाग लग गया, इसके कारण हमें पिटाई लगी। यानी उसका जो नैतिक सोच जो है गलत और सही के बारे में जो वो सोचता है, ये इसका किस चीज़ पे बंधा होता है, सजा पे बंधा होता है। और जैसे बच्चे यह मानते हैं कि उनके द्वारा किए गए गलती पर उन्हें बड़े दंडित करेंगे, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब है अहंकार की अवस्था, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता। यानी इस स्टेज में जो बालक होते हैं वो बदलाव की भावना यानी फायदे के लिए ही काम करेंगे। जैसे आप लोग अपने आसपास के बच्चों को कहते हैं कि हम आपको साइकिल चलाने के लिए देंगे, उससे पहले आप हमारा ये काम कर दो, आप हमारे लिए मार्केट से शैम्पू ला दो, लो मेरा साइकिल लो और मेरा शैम्पू ला दो, मेरा बाइक लो, मेरा ये काम कर दो। तो इस स्टेज के बालक में यही होता है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है। उसे अगर कोई गलत और सही के बारे में पता नहीं होता है, उसे अगर आप किसी चीज़ को उसके फायदे उसके हित में काम कर रहे हैं तो ही वो आपका काम करेगा। तो इस अवस्था में बच्चा सोचता है कि अपने हितों के अनुसार कार्य करने में कुछ गलती नहीं है, हमें साथ में दूसरे को भी उनके हितों के अनुरूप कार्य करने का मौका देना चाहिए। यानी इस स्टेज के बालक जो है उनको अगर फायदा होता है किसी काम को करने में तो ही वो काम करेंगे, अन्यथा वो आपका काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ये सभी हम आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे कि आप बहुत जल्द तरीके से और अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। अभी तक दो बात आपको बताएं कि पहले बच्चा को तो आज्ञा दिया गया, अगर बालक कोई गलत काम किया तो उसे दंडित कर दिया गया, यानी आज्ञा एवं दंड। उसके बाद बालकों को जब आज्ञा और दंड मिला तो उसमें क्या आ जाएगा, ईगो आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। तो दो स्टेज आपको याद हो गया गाइस, ध्यान से सुनिए। पहले आपको कोई बुलाया, आज्ञा दिया, बुलाया, दंडित कर दिया। फिर जब आपको दंडित किया तो आप में क्या आ गया, आप में ईगो आ गया। यानी यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद है परंपरागत यानी रूढ़िवादी अवस्था, कन्वेंशनल स्टेज। इसमें भी दो स्टेजेज है। क्या इसमें भी दो स्टेजेज है? तो इसका जो थर्ड स्टेज है प्रशंसा की अवस्था, टिट फॉर टैट इसको बोला जाता है। अगर आपको इस अवस्था में आप केवल अपनी प्रशंसा के लिए काम करते हैं, अगर आप कोई गलत काम भी करते हैं और उसमें आपका प्रशंसा किया जाता है तो आप उसका काम करिएगा। यानी यहाँ पे लिखा है कि इस अवस्था में बच्चा जो भी कार्य करता है वो प्रशंसा पाने के लिए करता है। इसमें बालक समाज को अच्छा लगने वाला व्यवहार करता है। यानी इस स्टेज के बालक जो होते हैं वो अच्छे तरीके से समाज में बिहेव करेंगे कि हमें समाज के लोग जो है अच्छे कहे कि ये बहुत अच्छा है, पढ़ने में तेज है, ये जो है किसी भी गलत काम में ये गलत काम में नहीं जाता है और गलत काम का कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। यानी केवल अपने प्रशंसा पाने के लिए ही यह कुछ कार्य करेगा। उस व्यवहार को ही वह नैतिकता मानता है जिसमें उसे प्रशंसा मिलती है। अब है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था। तो इसमें बालक जो है, जो समाज में नियम कानून बना हुआ है उसको तोड़ ताड़ नहीं करेगा, यानी उसके विषय में सोचेगा नहीं, केवल इतना जानेगा कि ट्रैफिक
अगर बना हुआ है तो उसके रूल को हमें फॉलो करना है। ये नहीं कि भैया हम एम्बुलेंस लिए हुए हैं तो हमें ट्रैफिक को तोड़ करके भी कभी जा सकते हैं इमरजेंसी में, तो ये नहीं। इस स्टेज के बालक केवल जो लिखा हुआ है, जो तर्क प्रस्तुत है, केवल उसी के बारे में जानेगा, यानी उसका सम्मान करेगा। जो नियम कानून बना हुआ है उसका ही केवल यह सम्मान करेगा। तो इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि दूसरे के द्वारा बनाया गया कानून और व्यवस्था के विरुद्ध कार्य करने पर हमें समाज के द्वारा बनाए गए नियमों कानून के द्वारा दंडित किया जाएगा, यानी कि दंड से बचने के लिए हमें समाज में जो नियम कानून बना हुआ है उसके रूल को फॉलो करना होगा। अब है उत्तर परंपरागत या रूढ़िवादी अवस्था। ये आज के सेशन का लास्ट पॉइंट है गाइज। इसके बाद कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे जुड़े हुए पढ़ेंगे। देखिए, इसका भी 2 उपअवस्था है, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इसमें क्या है कि इसमें बालक जो है, जो नियम कानून बना होता है इसमें चेंजिंग लाएगा। जैसे इस स्टेज के बालक में अगर आप बोलिएगा कि मंदिर बनाने के लिए दान दीजिए, तो वो बोलेगा कि नहीं, मंदिर बनाने के लिए हम दान नहीं देंगे, आप कॉलेज बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, हम आपको दान देंगे। तो इस स्टेज के बालक ये बोल सकते हैं। लेकिन इससे पहले वाला जो सामाजिक उन्मुखता अनुबंध जो है, उसमें बालक क्या है, जो 4th स्टेज है आपका, उसमें बालक यही सोचता है कि दान दे देना चाहिए। लेकिन ये सोचेगा कि हम दान देते हैं तो क्यों देते हैं, हमारा दान जो है सही जगह पे जाता है या नहीं जाता है। इस स्टेज के बालक में इतना तर्क करने की क्षमता आ जाती है। इसीलिए कहा गया है कि इस अवस्था में बच्चे या किशोर उन व्यक्ति के अधिकारों तथा नियमों का आदर करते हैं जो प्रजातांत्रिक रूप से मान्य हो, यानी जो बिल्कुल सही हो। वे लोग वहाँ के कल्याण तथा बहुसंख्यकों की इच्छाओं एवं तर्कपूर्ण को महत्व देते हैं। यहाँ वे विश्वास करते हैं कि हमें लोकतंत्र के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप कार्य करना है, जो मूल अधिकारों का संरक्षण करते हैं। अब आज के सेशन का लास्ट पॉइंट, इसके बाद आपको एक ट्रिक देंगे हम ध्यान से सुनिएगा। सार्वत्रिक नीति परक। इस अवस्था में अपने नैतिक नियमों को प्रोत्साहित करने तथा आत्मनिंदा से बचने का अभिप्रेरण तीव्र होता है। यह उच्चतम सामाजिक स्तर का उच्चतम अवस्था है जहाँ किशोर के मन में दूसरों के नैतिक विचारों के प्रतिबंधों से स्वतंत्र होकर अपने आंतरिक मानसिक अनुरूप के कार्य करता है। यानी इस स्टेज के जो भी बालक बालिकाएं होते हैं वो अमूर्त रूप से चिंतन करने लगते हैं, दूसरों के व्यवहार में चेंजिंग करके भी अपना व्यवहार करते हैं। आपको याद नहीं हुआ होगा अवस्था, तो हम आपको ट्रिक देते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिए। देखिए, पहले बालक जन्म लिया, उसे आज्ञा दिया गया, किसी काम को करने के लिए उसे आज्ञा दिया गया। अगर बालक काम को गलत किया तो उसे दंड दे दिया गया। जब बालक को दंडित कीजिएगा तो उसमें ईगो आ जाएगा, यानी अहम केंद्रित हो जाएगा। उसे ईगो आया, वो जाकर के बोला कि एक के सामने चर्चा कर रहा है कि देखिए ना, हमें काम करने के लिए कहा गया और दंडित भी कर दिया गया। तो फिर बोला कि अच्छा तुम्हारे साथ ये हो गया, तो हाँ मुझ में ईगो आ गया। तो फिर यहाँ पे आ गया क्या कि जब आप में ईगो आ गया तो यहाँ पे आपका जो सुनने वाला साथी होगा बोलेगा कि अच्छा तुम में ईगो आ गया, बहुत अच्छा किया, यानी यहाँ पे आपका प्रशंसा कर दिया। फिर जब यहाँ पे आपका प्रशंसा हुआ तो जैसे ही आपका प्रशंसा होगा तो फिर आप उसके कुछ नियम कानून को मानिएगा, यानी समाज में जो नियम कानून बनाया हुआ है उस नियम कानून को मानने लगिएगा। और जब आप समाज के नियम कानून को मानने लगिएगा, सभी रूल को फॉलो कीजिएगा, तो हो सकता है कि आपके ऊपर कोई चढ़ जाए। ये आपका स्टेज 1 है, ये आपका स्टेज 2 है, ये आपका स्टेज 3 है, ये आपका स्टेज 4 है। तो जब आप सभी नियम कानून को मानिएगा तो हो सकता है कि आपको सीधा समझ करके कोई चढ़ जाए, तो आप फिर उस समाज के नियम में क्या करिएगा, चेंजिंग कीजिएगा। तो ये आपका चेंजिंग करने वाला 5वां, और चेंजिंग करके अमूर्त रूप से सोचिएगा तो ये 6ठा हो गया। अब बताइए कि ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा गाइज, क्योंकि आज हम आप लोगों को कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पूर्ण व्याख्या के साथ चर्चा किए हैं, वो भी NCERT बेस्ड नोट से। तो चलिए गाइस, सेशन को एंड करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।